नमस्कार, वेलकम बैक। फिर एक बार आपका स्वागत है आज के अपने नए सेशन में। आप सोचते रहेंगे आज सेशन का विषय क्या है। विषय तो है वही सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक, पीएम मोदी जी का यूएस का दौरा। काफी इवेंटफुल दौरा रहा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए, बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ हुए, जिसकी वजह से नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि भारत में जल्द से जल्द मिनिमम $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके अलावा काफी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात हुई। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, प्लस इंडिविजुअल मीटिंग्स विद जापानीज प्राइम मिनिस्टर सुगा, Australian Prime Minister Scott Morrison, plus the most important meeting that was the Quad meeting of all the 4 leaders. All meetings were too successful, very successful. लेकिन हाईलाइट था मोदी जी का कल का यूएनजीए में भाषण, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जो उनका कल स्पीच था। यह पहला स्पीच नहीं था। मोदी जी ने यूएनजीए में कल दिया हुआ भाषण ये उनका 4th भाषण था। He addressed UNGA yesterday for the 4th time ever since he took over as a prime minister in 2014. लेकिन कल का भाषण कुछ अलग ही था। कहने के लिए उन्होंने बहुत संतुलित, बहुत बैलेंस्ड बातें की। उन्होंने भारत में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है, भारत ने इतने दिनों में जो कुछ भी इकोनॉमिक फ्रंट पे जो डेवलपमेंट की है, जो मेडिकल फ्रंट पे, साइंटिफिक फ्रंट पे जो डेवलपमेंट की है, उन्होंने सब बातें की। बट वॉज इट ओनली अ ब्रांड बिल्डिंग फॉर भारत? नो, इट वॉज मच मच मोर देन दैट। और अगर आपने उस स्पीच में छुपी हुई बातों को अगर नहीं समझा है, तो वो समझाने के लिए आज मैं आपका ये वीडियो ले रहा हूं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं सिर्फ इस चीज के लिए, ताकि मैं आपको यह समझा सकूं कि उनकी कही हुई बातों के पीछे अनकही बातें कितनी हैं और कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको मोदी जी के भाषण का स्लाइड दिखाएंगे, मेन पॉइंटर्स दिखाएंगे, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के थ्रू, इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू मोदी जी ने कौन सी अनकही बातें कही है जिसे आपको समझना है। पॉलिटिशियंस तो समझ गए, दुनिया भर के पॉलिटिशियन समझ गए, अगर ना समझे तो अनाड़ी है, लेकिन आप समझिए। सो शैल वी स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट मोदी जी के भाषण का इंपॉर्टेंट पॉइंटर। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। Now what does this mean? Democracy has been India's great tradition since thousands of years. यही कहा ना मोदी जी ने। यह कह के उन्होंने क्या किया? यह कह के उन्होंने एक ही तीर में उन्होंने अमेरिका और यूएस दोनों की इमेज को क्रैश कर दिया। आज यूएस किस बात पे गर्व करता है? झूठ मूठ का ही सही, लेकिन कौन सी बात आपको हमेशा बताई जाती है? That US is the mother of democracy. आज मोदी जी ने यह बात कह के उन्होंने यूएस के इस क्लेम को तोड़ दिया, क्योंकि यही यूएस की बिकाऊ मीडिया भारत की इमेज पूरी दुनिया में खराब करने के पीछे पड़ी हुई जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टेक ओवर किया है। और जिस बात का वो लोग ज्यादा फक्र करते हैं, जिस बात को उछालते हैं, उसी बात को आज मोदी जी ने
बेनकाब कर दिया। 137 करोड़ की आबादी का भारत, इतने अलग अलग जाति, इतने अलग अलग रिवाज, इतने अलग अलग धर्म, खाने पीने के तरीके अलग, रहन सहन के तरीके अलग, लेकिन फिर भी 137 करोड़ की आबादी का ये देश जिस तरह से लोकशाही के राह पे चल रहा है, नो अमेरिका, नो यूके हैज बीन एबल टू मैच दैट। एंड पीएम मोदी, ही tore apart this particular bubble of US and UK, that they are the oldest democracies. Pointer number one. Now, second point. India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. मोदी जी के भाषण को ध्यान से सुनिए। When India grows, the world grows. When India evolves, the world revolves. इसका मतलब क्लियर शब्दों में मोदी जी ने सबको इस बात के बारे में क्लियर इंडिकेशन दिया कि अब भारत वो इंडिया नहीं रहा जो हमेशा बेगिंग बाउल की तरह सबके सामने घूमता था, जिसके ऊपर दहशतवादी हमले होते थे तो वो बाकियों के सामने जाके रोता था। अब वो भारत, वो इंडिया अब नहीं रहा। अब का भारत ये नया भारत है। और आज भारत ने वर्ल्ड पोडियम पे ना सिर्फ पोजीशन ली है, बल्कि सेंटर पोजीशन ली है। भारत को वर्ल्ड पोडियम पे पोजीशन ये पिछले 4 साल में ही मिल चुकी थी, लेकिन अब भारत ये वर्ल्ड पोडियम के सेंटर पोजीशन में है। अब इसके बाद जो राजनीति होगी, जो डिप्लोमेसी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के इर्द गिर्द होती रहेगी। या तो भारत के साथ मिलके होगी या तो भारत के खिलाफ मिलके होगी, लेकिन नो वन कैन टेक ग्रांटेड अ नेशन कॉल्ड भारत एनी मोर। नाउ वी आर नॉट द इमर्जिंग पावर, वी आर द पावर। That was the unsaid thing by Modi ji in this particular statement. Pointer number 3. मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है। फर्स्ट डीएनए वैक्सीन भारत में बनने जा रही है। नजल वैक्सीन भारत में बनने जा रही है। जो फर्स्ट डीएनए वैक्सीन भारत में बनने जा रही है, दैट इज एलिजिबल फॉर पॉपुलेशन विद द एज ग्रुप ऑफ 12 एंड अबाउ। और दुनिया में आज तक बड़े बड़े अपने आप को डेवलप्ड कहने वाले, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी दुहाई देने वाले यूएस, जर्मनी, यूके, इंग्लैंड, कोई भी देश जो नहीं कर सका है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गिने जाने वाला भारत कर चुका है। आज पूरे विश्व को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अपने वैक्सीन्स पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बट नॉट ओनली दैट, द फर्स्ट डीएनए वैक्सीन ये भारत में बनने जा रही है। यह कह के मोदी जी ने किसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया? मोदी जी ने यह स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया उस पर्टिकुलर फार्मा लॉबी को जो पूरे विश्व को अपने इशारे पे नचाते आ रहे हैं। यस, द फार्मा लॉबी विच इंक्लूड्स बिग फार्मास्यूटिकल्स लाइक फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन एक्सेट्रा। बहुत नखरे हो गए इनके। इवन इस चाइनीज वायरस पैंडेमिक का फायदा लेते हुए इन कंपनीज ने क्या किया है शायद आपको पता भी होगा। इन्होंने बहुत से गरीब देशों को अपने वैक्सीन देते वक्त पहले 2 कंडीशंस रखे हैं। एक, दैट अगर सपोज उनके वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट्स होते हैं या अगर सपोज किसी की डेथ भी होती है तो कोई भी इंसान उनके खिलाफ उस देश में कोई भी लीगल कोर्स नहीं ले सकता। दैट मीन्स नो वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट देम फॉर लॉस ऑफ डेथ और फॉर एनी डैमेज टू हेल्थ। तो इसका मतलब हम बेकार माल बेचेंगे,
बकवास माल बेचेंगे लेकिन आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे। दैट इज टेकिंग द लीगल इम्यूनिटी। ये उनकी पहली कंडीशन थी बहुत से देशों में। और दूसरी कंडीशन, दे हैव गॉन टू सच एक्सटेंट कि उन्होंने उन देशों के स्ट्रेटेजिक एसेट्स अपने पास गिरवी रखवाए हैं, ये बोल के कि कल अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो क्या। तो मतलब उनके सेंट्रल बैंक्स के एसेट्स, उन देशों के सेंट्रल बैंक के एसेट्स इन कंपनीज ने अपने पास गिरवी रखवाए। सो यू कैन इमेजिन कि किस हद तक ये फार्मा लॉबी काम करती है, कैसे काम करती है और किस तरह से पैंडेमिक का फायदा लेके लोग अपना धंधा चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर ध्यान से। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। टेररिज्म, यूजिंग लैंड ऑफ अफगानिस्तान एज अ पॉलिटिकल टूल, इतना डायरेक्टली। अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर 15 अगस्त को हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। आज तक किसी देश ने उनके खिलाफ डायरेक्टली ये आरोप लगाने की कोशिश नहीं की। हाँ, इनडायरेक्टली अपनी अपनी इमेज बताने के लिए अपनी अपनी इमेज बनाने के लिए सब लोग बोलते रहते हैं, हाँ आतंकवाद के लिए ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे सब समझते हैं हम लोग, लेकिन है किसी में ये मर्दानगी कि वर्ल्ड स्टेज पे खड़े होके सीधे सीधे ये बात बोले। ये मर्दानगी ना यूएस ने दिखाई, ना रशिया ने दिखाई, ना यूके, ना फ्रांस, ना कोई, लेकिन पीएम मोदी जी ने ये बोल के दिखाया। दैट इज अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके कोई भी देश बाकी देशों में आतंक फैलाने की हिम्मत ना करे। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बाकी देशों में हिंसा फैलाने के लिए, टेररिज्म के लिए नहीं होना चाहिए। और यह बोल के उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है, वार्निंग दी है टू पाकिस्तान एंड टू चाइना कि अगर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके हमारे देश में या किसी भी हमारे फ्रेंड कंट्री में आपने कोई भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी करने की कोशिश की तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। उसका करारा जवाब दिया जाएगा, जैसे हमने बालाकोट के एयर स्ट्राइक्स में दिया था और उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स में दिया था। क्योंकि अफगानिस्तान में टेररिज्म को कौन बढ़ावा दे रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान में कौन कर रहा है ये पूरी दुनिया जानती है, और वो है दो ही देश, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान। सो दिस वॉज अ वार्निंग टू दीज टू कंट्रीज। लेकिन इतना ही नहीं, मोदी जी ने अपने भाषण में प्रॉक्सी वॉर का जो मेंशन किया, प्रॉक्सी वॉर तो दुनिया में बहुत जगह पे हो रहे हैं। सो दिस इज अ वार्निंग इनडायरेक्टली टू यूएस ऑल्सो, हु इज एक्सपर्ट इन सच पर्टिकुलर प्रॉक्सी वॉर्स, कि भारत का इस्तेमाल प्रॉक्सी वॉर के लिए नहीं होना चाहिए। कहने के लिए यह सिर्फ एक कंसर्न था आतंकवाद के खिलाफ, अफगानिस्तान के लोगों के ह्यूमन राइट्स के फेवर में, पक्ष में, लेकिन उसके पीछे हिडन वार्निंग थी। जो समझदार है समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंटर, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। अंतरराष्ट्रीय सागरिक सीमा, इंटरनेशनल सी वाटर्स, water resources belong to the entire world. सागरिक सीमा, international sea waters, water resources belong to the entire world. World must use resources, not abuse them.
किसके लिए चेतावनी है ये चेतावनी है स्ट्रेट अवे चाइना के लिए, जिन्होंने साउथ चाइना सी पे अपना हक जमा किया। सबसे पहली चीज, साउथ चाइना सी पे उनका हक कैसे हुआ, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर देने के बावजूद चाइना रिफ्यूज्ड टू फॉलो द वर्डिक्ट, और अभी तक उनका क्लेम चल रहा है ऑन साउथ चाइना सी। और उस मामले में आज पहली बार पंतप्रधान मोदी जी ने वर्ल्ड पोडियम पे यह बात सरेआम कही है दैट वाटर रिसोर्सेस मस्ट बी यूज्ड बट नॉट अब्यूज्ड। और यह कह के मोदी जी ने सीधे सीधे इस बात को वर्ल्ड के सामने रखा है कि भैया इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक पॉलिसी can never happen without भारत being a stakeholder in that। इवन मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात पे फोकस किया था कि किस तरह से यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का जो डील हुआ है, जो ट्रायंगुलर डील हुआ है, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुई है, किस तरह से हमें उसका फायदा इंडो पैसिफिक में होने वाला है। और वही बात मोदी जी ने इनडायरेक्टली कही है, बट नाउ एज अ वार्निंग टू चाइना, एज अ वार्निंग टू चाइना। और यह इशारा चाइना डेफिनेटली समझ गई होगी कि नाउ भारत चुप रह के डिप्लोमेसी करने वाला नहीं है, अब भारत बोलने लगा है, क्योंकि अब भारत के पास वो पोजीशन है कि हम सीधे सीधे किसी कंट्री को ये बोल सके, बी विद इन योर लिमिट्स एंड फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल रूल्स एंड कोऑपरेट, डोंट ट्राई टू डोमिनेट। ये सीधे सीधे वार्निंग है। नाउ नेक्स्ट पॉइंटर, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद, और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीय एक छोटा सा स्टेटमेंट, इफ पीपल और इंस्टीट्यूशंस डोंट एक्ट ऑन टाइम, the time itself will take away success from them। छोटे से 2-3 स्टेटमेंट्स, उसका मतलब समझे आप। किसके लिए वार्निंग है ये सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ऐसे जो बकवास ऑर्गेनाइजेशंस आज जो बने हुए हैं, उन सबको दी हुई ये वार्निंग है। आप बोलोगे बकवास ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई नॉट? यूनाइटेड नेशन जैसा बड़ा जोक आज तक हुआ ही नहीं है। इतने सारे मसले हुए दुनिया में आज तक जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से लेके आज तक, भारत पाकिस्तान के वॉर से लेके POK के ऊपर से लेके, उसके अलावा ईरान इराक, उसके अलावा सीरिया, उसके अलावा हैती,
उसके अलावा लेबनान, उसके अलावा कितने कितने मैं आपको बताऊं। जो कंट्रीज बुली करते हैं, जो कंट्रीज अपने आप को ज्यादा शाना समझते हैं, दादागिरी करते हैं, उनका सब चलता है और बाकी कंट्रीज को सुनना पड़ता है। और बाकी लोग क्या करते हैं? खाली रेजोल्यूशन पास करते हैं, एक्शन कहां है? अफगानिस्तान में इतना बड़ा कांड हो गया, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? भारत में अगर सपोज किसी आपसी झगड़े में अगर किसी की जान जाती है तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वालों को बड़ा अंदर से बुरा लगता है, बहुत फिक्र होती है कि भारत में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। अच्छा, पाकिस्तान में उधर माइनॉरिटीज रोज मारे जाते हैं, तब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करता है? अफगानिस्तान में औरतों को घर से निकलना बंद किया जाता है, तब यूएनएचआरसी क्या करता है? उधर चाइना में जब उइगर मुस्लिम्स का रोज गेनोसाइड हो रहा है, तब यूएनएचआरसी क्या करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अरे वो डॉक्टर टेड्रोस जैसा बड़ा जोक तो मैंने आज तक नहीं देखा। जितना मैं परेश रावल जी का हंगामा देख के हंसता हूं, उससे ज्यादा मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट्स पढ़ के हंसता हूं। अरे उनको तो पता भी नहीं है चाइनीज वायरस क्या था, या फिर पता है लेकिन एक्शन लेनी नहीं है क्योंकि उनको चाइना से हाथ मिला के चलना है। लेकिन इन दिस प्रोसेस all these so-called world organizations have lost their recognition, their respect and their credibility. कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची उनकी। और ये वार्निंग मोदी जी ने इनको दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी जी अगर इतना ही बोल के अगर शांत होते तो मैं फिर भी समझ जाता, लेकिन जिंदगी में पहली बार राइट फ्रॉम 2020 तब से लेके आज तक मोदी जी ने पहली बार चाइनीज वायरस के ओरिजिन की बात की। दैट मीन्स इनडायरेक्टली उन्होंने ये आरोप लगाया कि चाइनीज वायरस, जिसे आप कोरोना करके बोलते हैं, ये चाइनीज वायरस जानबूझ के पूरी दुनिया में फैलाया गया था और ये एक बायोलॉजिकल वॉर था जो चाइना ने शुरू किया था। और चाइना ने किसके इंस्ट्रक्शन पे शुरू किया था, कभी किसी और सेशन में हम लोग वो भी बात कर लेंगे। लेकिन इट वॉज अ बायोलॉजिकल वॉर, इट वॉज नॉट अ वायरस, इट वॉज अ मैन मेड वायरस विच वॉज डेलिबरेटली रिलीज्ड इन द वर्ल्ड टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमीज एंड टू डिस्ट्रॉय अदर कंट्रीज। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन आज तक कभी भी इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप छोड़ के किसी ने ओपनली बात नहीं की थी। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो बात इतने ओपनली की कि चाइनीज वायरस के ओरिजिन की खोज, उसका जो कुछ भी डिटेल्स है, कहां है, क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों। मोदी जी ने ईज ऑफ बिजनेस की भी बात की। शायद अगर आपको याद रहेगा, बस 5-6 दिन पहले ये भी एक मामला बाहर निकल के आया है दैट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे सपोज टू बी क्रेडिटेबल इंस्टीट्यूशंस ने चाइना के साथ हाथ मिला के ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में मैन्युपुलेशन किया और चाइना को फेवर करने के लिए उनकी रैंक बढ़ाई गई। तो मतलब छोटा सा एक स्टेटमेंट, लेकिन डायरेक्टली एक्सपोज कौन कौन हुआ? ऑल द सो कॉल्ड इंटरनेशनल एजेंसीज एंड चाइना। और इसके पहले पॉइंट में भी चाइना पे निशाना थ्रू अफगानिस्तान, इस पॉइंट पे भी चाइना पे निशाना डायरेक्टली। इसका मतलब पीएम मोदी जी की ये हिंट है चाइना के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, नाउ वी आर prepared. We are fully prepared for anything. लेकिन now भारत will not go back or run away from any direct confrontation with China. अब भारत एग्रेसिवली मूव करेगा। अब भारत को किसी बात का डर नहीं है, मतलब हर तरह से इकोनॉमी से लेके अप टू डिफेंस we are fully ready to take on China eye to eye, eyeball to eyeball. मोदी जी बोलते कम है, इशारे बहुत देते, समझना अपना काम है। इस भाषण में ये तो हुई इंटरनेशनल बातें। अब जरा लोकल पॉलिटिक्स की बात करें।
लोकल पॉलिटिक्स के तौर पे एक बात बताता हूं। कल मोदी जी ने अपने भाषण में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी का नाम नहीं लिया, और मोहनदास करमचंद गांधी की जगह पे कल मोदी जी ने पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जो आरएसएस के संस्थापकों में से एक है। बहुत बोल रहा था ना वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि भारत की सरकार तो आरएसएस चलाती है, बहुत बोला आपने, जबकि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने बोला तो ये लो हमारा जवाब उसी पर्टिकुलर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लेके, जिन्होंने कश्मीर इशू के लिए अपनी जान दे दी या उनका मर्डर किया गया, जो अभी तक एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बट एनीवे, उनका नाम कल मोदी जी ने लिया, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी का नहीं लिया। इसका मतलब आज तक मोदी जी ने मोहनदास करमचंद गांधी का नाम लेके जितने स्कीम्स मस्त मजा लेके मार्केटिंग किए, अब उस मोहनदास करमचंद गांधी के नाम का यूज मोदी जी के लिए नहीं रहा। दैट मीन्स नाउ there is no need for glorification of Mohandas Karamchand Gandhi from this moment onwards. This is the big hint given by Modi ji to our great local opposition leaders. Okay? And lastly, मोदी जी ने अपनी स्पीच में और एक नाम लिया। मुझे यकीन है आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते होंगे। इनफैक्ट जो नाम उन्होंने लिया उनके बारे में वो लोग खोजबीन करते रहेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते होंगे। वो नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य। और मोदी जी ने आचार्य चाणक्य भी नहीं बोला, कौटिल्य चाणक्य बोला, क्योंकि चाणक्य जी ये कूटनीति, राजनीति, अर्थनीति, राज्य शास्त्र नीति सबके बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन उनका नाम लेके मोदी जी ने एक इशारा हम सब भारतीयों को दिया है, और वो इशारा यह है, चाणक्य जी का एक ही सपना था जिसके लिए उन्होंने पूरे की पूरी राजनीति चलाई, और वो सपना था जो उन्होंने अचीव भी किया था, और वो सपना था अखंड भारत। अखंड भारत। मोदी जी के भाषण के पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड फॉरेन सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर स्नेहा दुबे जी ने जो फायरी स्पीच दिया था, उसमें भी उन्होंने बोला था पाकिस्तान कश्मीर की बात करना तो बंद ही करे, सिर्फ इतना बताए कि हमारा पीओके कब खाली कर रहे हो। पहले पीओके खाली करो, उसके बाद कोई बात करो। सवेरे थर्ड लेवल फॉरेन सेक्रेटरी स्नेहा दुबे जी का ये स्टेटमेंट, एंड उसके बाद मोदी जी का आचार्य चाणक्य जी का मेंशन करना, सॉरी कौटिल्य चाणक्य जी का मेंशन करना, इट्स अ बिग हिंट। गेट रेडी। भारत अब एक बहुत अगले लेवल पे जा रहा है। हम अब वर्ल्ड पोडियम पे नहीं है, हम वर्ल्ड पोडियम के सेंटर में हैं। और आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी जी कभी भी एक साल का प्लान लेके नहीं चलते, उनकी नीति बहुत आगे के सालों के लिए तय हुई थी। वो हिंट देते हैं, समझना हमारा काम है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए वो जानकारी के लिए अच्छा साबित हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।